दोस्तों यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी 2 मैराथन क्लास हो चुकी है करंट अफेयर पे। इसके बाद आपको यानी कि मैराथन के बाद 2 से 3 क्लासेस आपको और मिलेंगे। इसका कारण ये है कि जो मैराथन मैंने आपको करवाया है उसमें लास्ट 6 मंथ को कवर किया गया है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो हमने प्रयास किया है कि अक्टूबर से लेकर 15 मार्च तक आपको सारा करंट एक साथ करवा दिया जाएगा, जिसके लिए मैंने आपको मैराथन करवाया था, मैराथन 1 और मैराथन 2। ठीक है, ये 2 क्लासेज आपकी हो चुकी हैं। इसके पहले कुछ बूस्टर भी मैंने आपको करवाए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के थे। तो उम्मीद करता हूं कि आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लास पूरी कर लेंगे। देखो, ये जो क्लास आ रही है अभी करंट अफेयर की कुछ क्लासेस आपको और मिलेंगी। लाइक एज मुझे लगता है ना कि ये जो क्लास आपकी चल रही है इसके बाद 2 क्लास और कुल मिला के 3 क्लास आपको करंट अफेयर की मिलने वाली है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो मैराथन है उसमें हमने अक्टूबर के आगे 15 मार्च तक का जो करंट है उसको तो पूरा कर लिया है, लेकिन उसके पहले भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि अति संभावित हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और उनको मैराथन में समयाभाव में कवर नहीं किया जा सका, क्योंकि हर क्लास की एक सीमा होती है और ऐसा नहीं होता है कि आप सारी चीज़ें एक ही क्लास में पढ़ा सकेंगे और जो आपका समय सीमा है उसको भी आप एक ही घंटे रखेंगे। आप समझ पा रहे होंगे। और मुझे लगता है ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो ये जो हमारे छोटे छोटे प्रयास हैं ये एक दिन आपके लिए बहुत बड़ा परिणाम लेकर आने वाले हैं। इसलिए ये जो छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं आपके ऊपर, एक भी बूंद व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप खुद देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि बिल्कुल छूटने नहीं चाहिए और यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अपडेटेड कोई नया करंट है नहीं। जैसे कि पेरिस ओलंपिक हो गया, तो पेरिस ओलंपिक खेल तो 4 साल में होते हैं, तो जब तक अगला ओलंपिक नहीं होगा तब तक यही प्रश्न आपके संदर्भ में आता रहेगा, एग्ज़ाम में आता रहेगा। तो इसको भी देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे जैसे कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें दुनिया भर के कितने नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल प्रासंगिक बने हुए हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आराम से पढ़िए, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और ये क्लास आपके लिए बहुत ही फलदायी, फ्रूटफुल साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और समय को जाया बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत कीमती है। तो यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, और इसमें हमने क्या कवर किया हुआ है उसको आइए देखते हैं। सबसे पहले पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक दोनों को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो पेरिस ओलंपिक की बात पहले कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का यह 33वां संस्करण था, ये आप याद रखिएगा। और ये तस्वीर आप जरूर याद रखिएगा। ये कौन है, इनका नाम बताओ, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बीरर रहे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी हो सकती है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से फ्लैग बीरर कौन रहे ओपनिंग सेरेमनी में? तो ये थे बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल। वर्तमान समय में अचंता शरत कमल ये संन्यास भी ले चुके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। गगन नारंग को बनाया गया था इंडियन टीम का सेफ ऑफ द मिशन। और ध्यान देना कि पेरिस ओलंपिक में जो भारतीय टीम गई थी उसमें कुल 117 खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें 70 मेल एथलीट्स थे और 47 फीमेल एथलीट शामिल थे। भारत ने कुल 6 मेडल जीते। ठीक है, कितने मेडल जीते? 6 मेडल, लेकिन कोई भी गोल्ड नहीं जीता था। यहाँ तक कि हमारे जो नीरज चोपड़ा जी हैं ये भी गोल्ड नहीं जीते थे, इन्होंने सिल्वर जीता था। गोल्ड पाकिस्तान के नदीम अरशद लेके गए थे। ठीक है, तो भारत ने जीता था 1 सिल्वर मेडल, जो कि लाए थे, सिल्वर मेडल कौन लाया था? नीरज चोपड़ा लाए थे। बाकी 5 ब्रोंज मेडल। भारत की शुरुआत जब हुई थी तो इन्होंने, जो कि एक जानी मानी शूटर हैं, तो इन्होंने सबसे पहला ब्रोंज हमें दिलवाया था, पहला मेडल भी इन्होंने ही दिलवाया था। नाम बताओ। तो मेडल टैली में भारत की रैंक 71 थी, 71वीं रैंक थी हमारी। कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था, 71 रैंक पर हम थे। टॉप पर था यूएसए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पर था, दूसरे स्थान पर चाइना था, तीसरे स्थान पर जापान था। ठीक है, और भारत को पहला मेडल दिलाया था किसने? जी हाँ दोस्तों, ये हैं मनु भाकर जी, जिन्होंने भारत को पहला मेडल दिलाया था 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। और इसके बाद इन्होंने 2 मेडल जीते थे, दोनों ही ब्रोंज थे।
तो मनु भाकर पहली भारतीय शूटर हैं जिन्होंने किसी ओलंपिक में मेडल जीता है। तो पहली भारतीय शूटर हैं, तो बहुत बड़ी बात है, इतिहास इन्होंने रचा है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में भी मनु भाकर और साथ में कौन थे, सरबजोत सिंह, दोनों ने मिलकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। तो ध्यान देना कि मनु भाकर ने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली स्वतंत्रता के बाद पहली खिलाड़ी बनी हैं। इसके पहले जो एक खिलाड़ी थे मतलब उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि नाम में कन्फ्यूजन होता है आपको। तो बस ये याद रखना कि मनु भाकर आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद पहली ऐसी खिलाड़ी हैं, पहली ऐसी शूटर हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल अपने नाम किए हैं। और सिल्वर मेडल किसने दिलाया था, नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का जेवलिन थ्रो करके सेकंड पोजीशन अपने नाम किया था। और जो पहला पोजीशन था अरशद नदीम ने, यानी कि जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने जो भाला फेंका था वो 92.97 मीटर तक फेंका था और नीरज ने जो भाला फेंका था वो 89.45 मीटर तक गया था। आयोजन आपको पता ही है, पेरिस ओलंपिक मतलब फ्रांस में हुआ था। कब से कब तक, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। कुल 206 राष्ट्रों ने इसमें प्रतिभाग किया था, जिसका शुभंकर मस्कट क्या था, फ्रीज। अब फ्रीज का मतलब रेफ्रिजरेटर से मत समझना, इसकी स्पेलिंग अलग है, PHRYGE। यह एक विशेष प्रकार की टोपी है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यही इसका शुभंकर यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, कुल 32 खेल हुए थे, इसमें 4 अन्य खेल भी शामिल थे, यानी कि नए खेल शामिल किए गए थे। कौन कौन से, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेक डांसिंग। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, बाकी कुछ और जानने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, काफ़ी जान लिया हमने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की विरासत सूची में दुनिया भर के कितने नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की जो विरासत सूची है, अगस्त 2024 में कुल मिला के 24 नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया है, ध्यान देना। और 2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की जो बैठक हुई थी उसकी मेज़बानी भारत के द्वारा की गई थी। कहाँ पर, नई दिल्ली में। यह बैठक 21 से 31 जुलाई 2024 में आयोजित की गई थी। तो नई दिल्ली सत्र में 24 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसमें 19 सांस्कृतिक, 4 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी में शामिल किए गए हैं। अब दुनिया के 1233 विरासत स्थल यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है, जिसमें 952 सांस्कृतिक श्रेणी में, 231 प्राकृतिक श्रेणी में और 40 मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और इस सूची में 60 स्थलों के साथ इटली सबसे आगे है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि इसमें ये जो सूची है इसमें इटली सर्वाग्रणी है, सबसे आगे है। इसके बाद 59 स्थलों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है, इटली के बाद चीन आ रहा है। भारत इसमें, भारत की सूची में कितने स्थल है, 43 स्थल हैं। ठीक है, तो नई दिल्ली की बैठक में विश्व धरोहर समिति ने सेनेगल के नियोकोला कोबा राष्ट्रीय उद्यान को खतरे में पड़ी विश्व धरोहर की सूची से हटा दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने देते हैं, बस इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बना है। तो ध्यान देना कि दुनिया में सबसे बड़ा जो एल्यूमिनियम उत्पादक देश है वो चीन है, उसके बाद हम हैं, यानी कि हम भारतीय। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चाइना है। ये 3D प्रिंटेड जो स्कूल हैं और बाकी जो चीज़ें हैं ना, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, तो एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि अगस्त 2024 में देश का जो पहला 3D प्रिंटेड स्कूल खोला गया था वो अरुणाचल प्रदेश में बना था, ये आप देख सकते हैं। 3D प्रिंटेड मतलब बस इनको बना के ला के यहाँ पर रख दिया गया। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पाचिन में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बनाया गया। तो यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ पर खोला गया पहला, तो अरुणाचल प्रदेश में। बाकी एक बार देख लेते हैं, जैसे कि दुनिया का जो पहला 3D प्रिंटेड मंदिर था वो तेलंगाना में बना। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना था बेंगलुरु में, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, आपको शायद याद भी हो। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कार्निया बनाया गया हैदराबाद में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन कार्निया, आँख के बारे में बात यहाँ पर हो रही है, और यह भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कार्निया था जो कि बनाया गया था हैदराबाद में। किस IIT में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया, तो IIT मद्रास में। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया गया अग्निकुल कासमास के द्वारा। और 3D प्रिंटेड
क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया था स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट ये बनाया गया था यूएस के द्वारा। टेरन वन कंपनी है जिसने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट को बनाया है यूएस में। और दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड जो मस्जिद बनी है वो जिद्दा में बनी है। जिद्दा कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। तो ये सारे पॉइंट्स एक साथ हमने यहाँ पर आपके सामने रख दिए ताकि ये चीज़ें आपको याद हो सकें। हाल ही में विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा बना है? विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र दिया गया है किसको? कश्मीर को दिया गया है विश्व शिल्प शहर। तो ये चौथा भारतीय शहर है। तो बाकी पहले 3 कौन से हैं? एक तो आपका जयपुर है राजस्थान वाला, दूसरा मामल्लपुरम है तमिलनाडु वाला, तीसरा है मैसूर कर्नाटक, और अब चौथा बन गया है कश्मीर। ठीक है, तो विश्व शिल्प शहर बन गया है कश्मीर। जयपुर, मामल्लापुरम, मैसूर और कश्मीर ये विश्व शिल्प शहर हैं। कश्मीर को हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है अगस्त 2024 में। ठीक है, इसे वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा प्रदान किया जाता है। और केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुंचनगिरी को मोर अभयारण्य घोषित किया है? आदि चुंचनगिरी को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है, कर्नाटक में स्थित है ये। तो केंद्र सरकार ने आदि चुंचनगिरी को मोर अभयारण्य घोषित कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार ने केरल के चुवल्लनुआर को मोर अभयारण्य घोषित किया है। तो आदि चुंचनगिरी कर्नाटक और केरल का जो चुवल्लनुआर है, दोनों को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। अगस्त 2024 में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन किन देशों की यात्रा की थी? तो फिजी गई थी, उसके बाद तिमोर लेस्ते गई थी, और फिर कहाँ गई थी? न्यूजीलैंड गई थी। ठीक है, न्यूजीलैंड। तो फिजी और तिमोर लेस्ते जाने वाली वो पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है। तिमोर लेस्ते की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली नाम है, दिल्ली। जैसे भारत का दिल्ली है ना, तो दिल्ली अगर बोलोगे तो ये तिमोर लेस्ते की राजधानी है। फिजी की राजधानी है सुआ, और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का जो समापन समारोह हुआ था, ये पॉइंट ऊपर छूट रहा था तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। मनु भाकर को समापन समारोह में शामिल किया गया था। भारत का ध्वजवाहक कौन बनी थी? मनु भाकर बनी थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार स्वदाताओं के अंगदान में देश का कौन सा राज्य टॉप पर है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये डेटा जारी किया है कि स्वदाताओं के अंगदान में तेलंगाना टॉप पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और कर्नाटक संयुक्त रूप से हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री वर्तमान में रेवंत रेड्डी ही हैं, ये ध्यान देना, और राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा हैं। हाल ही में यानी कि अगस्त 2024 में किस संस्थान ने बिजनेस रेडी बी रेडी नामक रिपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? आपको याद होगा कि पहले क्या होता था, विश्व बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट आती थी जिसे कहते थे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ये रिपोर्ट अब बंद हो चुकी है। तो इस पर कई बार ना लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि आप सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं, तो इसकी वजह से वर्ल्ड बैंक ने इसे बंद कर दिया और अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह बी रेडी नामक एक इंडेक्स जारी करने की तैयारी चल रही है। ध्यान देना कि 3 अक्टूबर 2024 को पहली बार रिपोर्ट जब जारी की गई थी तो इसमें भारत को शामिल नहीं किया गया था। अभी दुनिया की जो 50 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको इसमें शामिल किया गया था, लेकिन भारत इसमें जगह नहीं बनाया है, मतलब भारत को शामिल ही नहीं किया गया। ठीक है, अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ध्यान देना कि देश का जो पहला राइस एटीएम है इसे लगाया गया है ओडिशा के भुवनेश्वर में। ठीक है, और इस राइस एटीएम में क्या होगा कि जो ये पीडीएस होता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसी के अंतर्गत यहाँ से आपको 24 घंटे सर्विस मिलेगी। यानी कि जब भी आप जाएंगे तो आप ये कोटे में जितना भी अन्न आपको मिलना है उतना अन्न आपको प्रदान कर दिया जाएगा। तो ये कहाँ पर लगाया गया है? ओडिशा के भुवनेश्वर में। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। कब? तो 13 अगस्त को। ध्यान देना कि विश्व अंगदान दिवस जो कि होता है 13 अगस्त को, उसके 10 दिन पहले यानी कि 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान दिवस या भारतीय अंगदान दिवस भी मनाया जाता है। अगस्त 2024 में रामसर स्थल में शामिल नंजरायण पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नंजरायण पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में स्थित है। अब ध्यान से सुनो, जो डेटा है वो बदल चुका है।
अब वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो ध्यान देना कि जनवरी 2025 में ये जो संख्या है यह कितनी हो गई है? तो 89 यह घोषित की जा चुकी है। ठीक है, 4 नए रामसर स्थलों को रामसर स्थल में जगह मिली है। तो इसमें एक तो आपका हो गया है उधवा झील, जो 4 नए रामसर स्थल बने हैं उनमें एक है आपका उधवा झील। उधवा झील कहाँ पर स्थित है? तो उधवा झील झारखंड में है। इसके बाद बात करें तो एक बर्ड सेंचुरी है तीर्थंगल, और दूसरा है सकारा कोट्टई, दोनों तमिलनाडु में स्थित हैं। कौन कौन से? तीर्थंगल और सकारा कोट्टई बर्ड सेंचुरी। और एक है खेचियोपालरी वेटलैंड है जो कि सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो ये 4 नए वेटलैंड जो शामिल किए गए हैं। अब कुल संख्या कितनी हो गई है? 89 हो गई है। तो ध्यान देना कि वर्तमान समय में तमिलनाडु में सर्वाधिक 20 रामसर स्थल हैं। तो तमिलनाडु रामसर स्थलों के मामले में टॉप पर है। दूसरे स्थान पर यूपी है, यूपी में 10 रामसर स्थल हैं। ठीक है, और एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला जो देश है कौन सा है? तो एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पर है? तो भारत में है। जबकि विश्व में बात करें तो यूके टॉप पर है। यूके में रामसर स्थल कितने हैं? 176 हैं। मैक्सिको में कितने हैं? तो मैक्सिको दूसरे स्थान पर है, 144 हैं। और भारत में कितने हैं? इंडिया वर्ल्ड वाइड तो तीसरे स्थान पर है, 89 वेटलैंड के साथ। लेकिन एशिया में भारत टॉप पर है। ठीक है, और आपको पता ही है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये कब होता है? तो 2 फरवरी को होता है। और 2025 में इसकी जो थीम है क्या है? ये है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में। तो अभी जो 71वां संस्करण था, यानी कि 2025 के लिए, वो घोषित हुआ नहीं है। तो 70वां इंपॉर्टेंट है। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024, इसमें जो बेस्ट फिल्म है वो अट्टम को चुनी गई है। बेस्ट फिल्म कौन सी है? अट्टम। और यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड कन्नड़ फिल्म एक अभिनेता हैं ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नित्या मेनन को दिया गया है और मानसी पारेख को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सूरज बड़जात्या को ऊंचाई मूवी के लिए। और बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी चुनी गई है? तो गुलमोहर चुनी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2024 के ग्रीष्म पैरालंपिक के बारे में। ध्यान देना कि यह जो है 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन पेरिस में ही किया गया था। और भारत ने 13वीं बार इस पैरालंपिक में प्रतिभाग किया है। तो भारतीय दल में कितने एथलीट थे पैरालंपिक में? कितने थे? 84। जबकि जो ओलंपिक हुआ था उसमें कितने थे? 117 थे। और ध्यान देना कि उद्घाटन समारोह में पैरालंपिक खेल जो हुए ग्रीष्म पैरालंपिक 2024 में, तो उद्घाटन समारोह में कौन कौन थे? भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल। और जब समापन हुआ तो कौन थे ध्वजवाहक? प्रीति पाल और हरविंदर सिंह। अब आप थोड़ा याद करो, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जब ओलंपिक खेल हुए थे तो हमारे ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन में और समापन में। ठीक है, ध्यान देना, मैंने आपको ये भी बताया था कि गगन नारंग को ओलंपिक खेलों में सेफ ऑफ द मिशन बनाया गया था। तो पेरिस पैरालंपिक में कौन थे सेफ ऑफ द मिशन? ये बनाए गए थे सत्यप्रकाश सांगवान। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि भारत ने ओलंपिक खेलों में 71वीं पोजीशन बनाई थी ओलंपिक खेलों में, लेकिन पैरालंपिक में भारत जो है 18वीं पोजीशन पर रहा था। ओलंपिक खेलों में भारत ने कोई भी स्वर्ण नहीं जीता, लेकिन पैरालंपिक में भारत ने 7 स्वर्ण जीते हैं, 9 रजत जीते हैं और 13 कांस्य जीते हैं। इस प्रकार से कुल कितने पदक जीते हैं? 29 पदक जीते हैं। तो यह पैरालंपिक खेलों में भारत की अब तक की सबसे बड़ी पदक तालिका है। 2019 में जो हुए थे तो उस दौरान भारत ने कितने जीते थे? जी हाँ, 19 ही जीते थे। और इस बार हमारे कितने पदक हो गए? तो अब हो गए हैं 29। ठीक है, इसके बाद चाइना, ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि चाइना टॉप पर रहा है। और आपने देखा था कि ओलंपिक में टॉपर यूएसए रहा था, दूसरे स्थान पर चाइना रहा था, लेकिन यहाँ पर पैरालंपिक में चाइना पहले स्थान पर है, ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है, यूनाइटेड स्टेट आ गया तीसरे स्थान पर, नीदरलैंड चौथे स्थान पर है, भारत 18वें स्थान पर है। तो सारे डेटा आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे है? तो नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना ये चलाई जा रही है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इसी प्रकार से एक और परियोजना है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। ये कहाँ की परियोजना है? तो यह मध्य प्रदेश की परियोजना है। ठीक है, और अमृत क्रांति परियोजना, मतलब नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है। इसका संबंध किससे है? अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु जो हैं, जो 3 समुद्री संरचनाएं हैं, ये किस महासागर में हैं? तो ये हिंद महासागर में है। यूनेस्को के इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफी कमीशन में हिंदी महासागर में, यानी कि ओशिनोग्राफिक कमीशन ने हिंद महासागर में पानी के नीचे 3 भौगोलिक संरचनाओं को नाम दिया है अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। ठीक है, आपको याद होगा कि मंगल ग्रह पर भी 3 क्रेटर खोजे गए थे, मतलब काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, उनको क्रेटर कहते हैं। तो उनको क्या नाम दिया गया था? उनको भी भारतीय नाम ही दिए गए थे, लाल क्रेटर, मुर्सान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर, आपको याद होगा। ठीक है, हाल ही में कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। कौन सा? ओडिशा। तो इसके पहले क्या था? बिहार और केरल में मासिक धर्म अवकाश मिलता था। अब ओडिशा में भी मासिक धर्म अवकाश दिया जाएगा जो कामकाजी महिलाएं होंगी उनको। अगस्त 2024 में किस देश में स्थित शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो यहाँ पर बेसिकली आपको याद रखना है कि ये जो शिवलुच ज्वालामुखी है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? यह रूस में स्थित है। तो कई बार ज्वालामुखियों के नाम भी एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा। मोस्टली जो आपके ज्वालामुखी हाल ही में फटे हैं वो सारे नाम चर्चा में रहते हैं। किस राज्य के टूरिज्म ने ICRT गोल्ड अवार्ड को जीता है? तो पर्यटन के बारे में यह अवार्ड दिया जाता है, तो ये अवार्ड दिया गया है केरला को। ICRT मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म। तो ये टूरिज्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवार्ड है जो कि दिया गया था किसको? केरला को प्रदान किया गया था। केरला को लगातार तीसरी बार यह पुरस्कार मिला है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे उम्र दराज इंसान मारिया ब्रानियास मोरेरा का निधन हो गया। वो स्पेन की थी। तो ध्यान देना, अब तक जो है ना, अगर आप अगस्त से लेकर मार्च तक आएंगे तो क्रमशः 3 नाम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो मारिया ब्रानियास मोरेरा थी, ये सबसे उम्र दराज थी, इनकी डेथ हो गई। ये कहाँ से थी? स्पेन से थी। इसके बाद दूसरी जो आई, यानी कि जब ये इनका डेथ हो गया मारिया ब्रानियास का, तो उसके बाद सबसे उम्र दराज महिला बन गई थी कौन? जापान की टोमिको इटुटा, ये बन गई थी। फिलहाल अब ये भी इस दुनिया में नहीं है। तो अब जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक ब्राज़ील की एक नन है जिनका नाम है इनाह कैनाबारो लुकास, अब वर्तमान में ये दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला मानी जा रही हैं। इनका जन्म 8 जून 1908 में हुआ था। ब्राज़ील की हैं, ये नन है। ठीक है, क्या नाम है इनका? सिस्टर इनाह कैनाबारो लुकास। ठीक है, तो लुकास याद रखना या फिर कैनाबारो, इतना लंबा नाम कौन याद रखेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2024 में तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो जैसे कि आपने देखा था ना कि भारत और अमेरिका के बीच में होता है 2+2 डायलॉग, उसी प्रकार से भारत और जापान के बीच में भी यह वार्ता होती है। तो 20 अगस्त को हुई थी ये वार्ता, कहाँ पर? नई दिल्ली में हुई थी। और इसमें क्या होता है? इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा हरियाणा में। ठीक है, तो इस संग्रहालय का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा संविधान अकादमी और अधिकार और स्वतंत्रता। ठीक है, भारत किस वर्ष चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा? तो देखो जो योजना बनी है 2027 की बनी है, अब कब तक लॉन्च हो पाता है? 23 अगस्त 2024 को नेशनल स्पेस डे। ध्यान देना कि हम जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं वो प्रतिवर्ष 23 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को क्या हुआ था? चंद्रयान 3 ने चांद पर लैंड किया था, तो इसीलिए 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे घोषित किया गया था। तो 2024 में इस अवसर पर जो इसरो के चीफ हैं डॉक्टर MS सोमनाथ, उन्होंने घोषणा की थी कि हम चंद्रयान 4 को 2027 में लॉन्च करेंगे। लेकिन वर्तमान में डॉक्टर S सोमनाथ अब अपने पद पर नहीं हैं। इस समय इसरो के चीफ कौन है? अध्यक्ष कौन है? V नारायणन है, डॉक्टर V नारायणन, ये याद रखिएगा। भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया है? तो ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए जो पहला समझौता हुआ है भारत का, वो जापान के साथ हुआ है। भारत की ओर से सेम्ब कार्प इंडस्ट्री ग्रीन अमोनिया बनाकर एक्सपोर्ट करेगी। और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री कौन है? इसके मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने भारत की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत का लक्ष्य क्या है? 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना।
अब ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं बताऊंगा। अगस्त 2024 में माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बन गए हैं कौन? तेगबीर सिंह। ये मात्र 5 वर्ष के हैं, पंजाब रोपड़ के निवासी हैं। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतेह कर लिया है। आप देख रहे हैं ना, इनके हौसले को तो पहले मैं सलाम करना चाहूँगा। माउंट किलिमंजारो अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यह तंजानिया में 19,340 फीट मतलब 5,895 मीटर मतलब लगभग 6 किलोमीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। तो देख रहे हैं 5 साल में ये वहाँ पर पहुँच गए हैं माउंट किलिमंजारो पर। तेगबीर ने सर्बिया के ओगनजेन ज्यूकोविच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब ध्यान देना कि किस महाद्वीप की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका की जो है वो माउंट किलिमंजारो है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रूस। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट डेनाली और मैकिनली, ये 2 चोटियां हैं। साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एकांगुआ। कई बार एग्जाम में आया है ये, माउंट एकांगुआ कहाँ की चोटी है? तो ये साउथ अमेरिका की चोटी है। और एशिया में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिफ और ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोजियस्को। ठीक है, सारे नाम याद रखिएगा भाई साहब, क्योंकि यहाँ से कोई भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। लद्दाख में कुल कितने नए ज़िले बनाए जाएंगे? ये घोषणा हुई थी अगस्त 2024 में। तो 5 नए ज़िले बनाने के बारे में बात की गई थी। पहले लद्दाख में केवल 2 ज़िले थे, लेह और कारगिल। अब यहाँ पर 5 ज़िले होंगे। इनके नाम हैं जास्कर, द्रास, नुब्रा, साम और चांगथांग। ये आपको शायद याद भी होगा क्योंकि कई बार ये चर्चा में आया था। जास्कर, द्रास, नुब्रा, साम, चांगथांग। केबीसी में भी ये प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट का कानून किस देश में लागू किया गया है? राइट टू डिस्कनेक्ट मतलब कि जब आप कार्यस्थल से बाहर निकलें तो फिर आपका बॉस आपको परेशान नहीं करेगा। ये नियम लगाया गया है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन जॉर्डन के अम्मान में किया गया था। महिला एकल का खिताब जीता था किसने? भारत ने जीता था। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 10 जीते थे। इसमें 5 स्वर्ण थे, 1 सिल्वर था, 4 ब्रोंज था। विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया? तो याद रखना कि प्रतिवर्ष 25 से लेकर 29 अगस्त 2024 तक विश्व जल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और ध्यान देना कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा इसे 1991 से आयोजित किया जाता है। एक विश्व जल दिवस भी होता है, वर्ल्ड वाटर डे, जो कि प्रतिवर्ष होता है 22 मार्च को। ठीक है, अच्छा मैं देखता हूँ कितने लोग यहाँ पर दिवस के बारे में याद रख पाते हैं। 22 मार्च मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड वाटर डे। अब आप बताओ कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और 22 मई को कौन सा दिवस होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने वाला विधेयक पारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में अब जो बेटियों की शादी होगी तो उनकी उम्र मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं सतीश कुमार, तो ध्यान देना। और हाल ही में जया सिन्हा वर्मा रिटायर हो गई हैं, सतीश कुमार उनकी जगह आ गए हैं। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाले पहले दलित अधिकारी भी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक बन गए हैं बी श्रीनिवासन, और ये किसकी जगह लेंगे? तो नलिन प्रभात की जगह लेंगे। एनएसजी की स्थापना होती है 1986 में और इसका मुख्यालय मिलेगा आपको कहाँ पर? हरियाणा के मानेसर में। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहाँ पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो जीएसटी भवन, जीएसटी बिल्डिंग बनाई गई है कहाँ पर? उदयपुर, राजस्थान में। और अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? तो बांग्लादेश ने। सैफ का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप। इसका आयोजन जो था 2024 में 6ठी बार किया गया था, 6वां एडिशन था। 18 से 28 अगस्त तक कहाँ पर किया गया था? तो नेपाल में किया गया था। जीता था कौन? बांग्लादेश। हराया था मेजबान नेपाल को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? 29 अगस्त को होता है। 2012 से मनाया जाता है क्योंकि 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। हाल ही में पैरालंपिक में भारत के लिए 2 गोल्ड जीतने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बन गई हैं अवनी लेखरा। आपको याद होगा कि जब ओलंपिक चल रहे थे तो उस समय शूटिंग में
2 ब्रोंज जीता था। किसने जीता था, नाम बताओ। अभी मैंने आपको बताया था। फिलहाल 2 गोल्ड जीते गए, कहाँ पर, शूटिंग में ही जीते गए थे अवनी लेखरा के द्वारा पैरालंपिक में। तो ओलंपिक पैरालंपिक में ये फ़र्क था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1 या 2 वीडियो और आएगा करंट पर। इसके बाद आपका जो करंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप करंट अफेयर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, पहले कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पूरी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमसे जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पर सर्च करिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, लिंक आपको पहले कमेंट में दे दिया गया है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।